हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है हम सभी लोगों के। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मस्त होंगे और सब बहुत फिट एंड फाइन भी होंगे। अब एग्जाम में कुछ ही समय रह गया है। इस एग्जाम की शुरुआत लगभग आपके कुछ एग्जाम स्कूलों में स्टार्ट भी हो चुके हैं और कुछ एक हम करने वाले भी हैं। सो उम्मीद है कि आप सब लोग उसके लिए तैयार होंगे। सो फटाफट से अपने लेक्चर को शुरुआत करते हैं और लेक्चर की शुरुआत में ही हम लोग एक बेहतरीन सी कॉफी के साथ शुरुआत करेंगे। कॉफी पीते हैं और शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के लेक्चर का नाम है मॉडर्न एज इन यूरोप का हम कर रहे हैं एंड उसमें भी हम पार्ट कर रहे हैं। एक पार्ट ए रेनेसा यानी बदलाव, रिवाइवल, बर्थ, पुनरुत्थान, पुनर्जन्म, किसी भी बात का, किसी भी चीज का, क्योंकि ये इतिहास है। जैसे चाय की कड़गी लेते साथ गले में कुछ बदलाव आया ना, वैसे ही अब चैप्टर में बदलाव आने वाला है। चैप्टर में क्या बदलाव आने वाला है, क्योंकि आप इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे और इस पूरे टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं बच्चों वन शॉट। कैसे करने वाले हैं? वन शॉट करने वाले हैं। बहुत ही आसान सा लेक्चर रहने वाला है। आप सभी लोगों ने इसको क्लास में जरूर पढ़ा होगा और जो भी बच्चे इस वाईटी चैनल पर यानी यूट्यूब चैनल पर इस बैच के थ्रू जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, पीडब्ल्यू ये विश्वास दिलाता है हर बच्चे को कि हम आप सभी के साथ सब प्लेटफॉर्म, सब कंडीशंस पर एक जैसे ही उतरते हैं। चाहे वो पेड बैच हो, चाहे वो आपका वाईटी बैच हो, हम हर जगह पर एक ही तरीके से, एक ही चीजों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे कि आप लोगों को सारी चीजें बहुत ही इजी एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर में जा सके। मैंने बताया रेनेसा, रेनेसा यानी कि रीबर्थ और रिवाइवल, आप लोग जस्ट समझ चुके होंगे। इसका मतलब ये होता है, इट स्टैंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशनल मूवमेंट। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशनल मूवमेंट क्या मतलब है? बड़ी सी उलझी हुई चीजों का बदलाव। ट्रांजिशन मतलब बदलाव। यूरोप में जो हुआ था, बिटवीन कब हुआ था? मेडिवल एंड मॉडर्न टाइम्स। देखिए, मेडिवल होता है राजा महाराजा वाला टाइम। मॉडर्न टाइम में थोड़े से आर्मी, पुलिस, राजा ये सब रहते हैं, मतलब राजा कम रहता है पर हाँ राजा रहते हुए आर्मी वगैरह आ जाती है, जो कि शुरुआत हुई थी 14th सेंचुरी में इटली में एंड लास्ट चला था 17th सेंचुरी तक। तो एक ट्रांजिशन बताया गया है यूरोप, खास करके इटली में, मेडिवल टू मॉडर्न के बीच में। उसी पूरे प्रोसेस, पूरे एरा, उस पूरे टाइम पीरियड को कहा गया कि एक बदलाव है, यानी रेनेसा है, रिवाइवल हुआ है। इस पीरियड में, इस रेनेसा के पीरियड में बहुत सारे रिमार्केबल चेंजेस आपको यूरोप में देखने को मिले, जिनमें से एक था डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम यानी कि जैसे फ्यूडल ड्यूज के लिए काम करना, जैसे आपके यहां मैं गुलामी में काम करूं, फिर मेरा बच्चा आपके यहां काम करे, उसका बच्चा काम करे, आजीवन आपके यहां काम करे, इसका खात्मा, इसका एंडिंग इन यूरोप, जिसकी शुरुआत हुई थी एक विच इज इन न्यू एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। जब सोशल समाज में इस तरीके से डिवीजन किया जाता है कि हम किसी के गुलाम हैं और हमें आजीवन उसी के लिए काम करना है, वो गुलामी वाला दौर खत्म हो रहा था। इकोनॉमिकली भी हम उन पे डिपेंडेंट थे, वो दौर भी खत्म हो रहा था एंड इसी को बोला गया था मॉडर्न वर्ल्ड यानी मॉडर्न एरा की शुरुआत, मॉडर्न टाइम पीरियड की शुरुआत बताया गया था इस टाइम पीरियड को। बात करते हैं रेनेसा हुआ कैसे, क्या कारण थे इसके, व्हाट वर द कॉजेस। तो पहला है कॉन्स्टेंटिनोपोल। ये क्या था? इट वॉज अ कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर की कैपिटल थी एंड इट वॉज ऑल्सो द सेंटर ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर्स। जहां से ग्रीक एंड रोमन कल्चर्स जन्म लिया है, उसका केंद्र था, सेंटर था, यहीं से सब कुछ शुरुआत हुई थी। सो इट क्या है, यहां पर वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट थी यहां पर ग्रीक एंड रोमन कल्चर राइटर्स की। बट कॉन्स्टेंटिनोपल फेल इनटू द हैंड्स ऑफ टर्किश इन 1453। तुर्की जो राजा थे, तुर्की जो अटैकर थे, इन्वेडर थे, उनके हाथों में जो है ये 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल उनके कब्जे में आ गया, उन्होंने कब्जा कर लिया। बहुत सारे ग्रीक और रोमन स्कॉलर्स को जो वहां से मजबूर किया गया, they were forced to leave that area or that region and shift to other part of Europe with their manuscripts. What is the meaning of manuscript? Manuscript मतलब एक स्क्रिप्ट जो मैन ने लिखी हो, आदमी ने अपने हाथों से लिखी हो, उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। जब ये लोग इटली से निकलकर शिफ्ट होने लगे, बहुत सारे रोमन और ग्रीक स्कॉलर जाने लगे, तो रोम देन बिकेम द सेंटर ऑफ ग्रीक कल्चर। तो रोम जो है वो ग्रीक कल्चर का सेंटर बनने लगा, क्योंकि लोग यहां पे शिफ्ट होके रोम पहुंच गए थे। तो जहां जहां भी लोग गए, उन्होंने अपनी कला, अपने कल्चर, अपने स्क्रिप्ट, अपनी स्पिरिट, अपने आइडियाज, अपने इमोशन, सब कुछ लोगों को दिखाए। इस तरीके से दे रिवाइव द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन द स्टडी ऑफ ग्रीक फिलॉसफी, साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर। They had the idea of science, art, literature. Who? The scholars who shifted to Rome, and they inspired the other peoples of the Rome with their writings, with their literature, with their scripts. And this was the revival of learning of Greek classics, and that provide the way for the Renaissance.
एंड इसी के थ्रू उसका रिवाइवल हुआ। रिवाइवल कैसे हुआ? रोम, इटली में भाई बैठे, आप ग्रीक में बैठे हैं, अलग हिस्से बैठे यूरोप के में, वहां से आपको निकाल दिया जाता है, आप कहीं और जाते हैं, वहां जाके लोगों को बताते हैं। इस तरीके से जो बच्चा वहां जन्मा था, जो कॉन्स्टेंटिनोपल जैसे इलाकों में निकलकर जो चीजें दूसरे इलाकों में बसी, लोग शिफ्ट हुए ना, तो वहां जाके उन्होंने उसको दोबारा जगाया। जगाया मतलब रेनेसां, मतलब बदलाव, रिवाइवल, रिबर्थ हुआ था इन चीजों का। नेक्स्ट कॉजेज था, नेक्स्ट कॉज में आता है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। इस सिस्टम में क्या होता था? ऑल द पीपल, सारे लोग, किंग से लेकर नीचे लैंड ओनर तक, दे वर बाउंड टुगेदर बाय ऑब्लिगेशन एंड डिफेंस। हर एक को एक जिम्मेदारी, हर एक से जुड़ा हुआ है, हर एक के ऊपर एक सेनापति उसका नजर सेवा करने के लिए देखा रखा है, डिफेंस तो सुविधा मिल रही है। एंड किंग क्या करता था? वो अपना इलाका, एस्टेट मतलब एक बड़ा इलाका, किसको दे देता था? लॉर्ड्स को दे देता था। लॉर्ड्स कौन? रईस लोग, जमींदार लोग, लैंडलॉर्ड। तो लॉर्ड हुए तो लैंड उनके पास हुई तो वो लैंडलॉर्ड हो गए। अगर उनके पास पकौड़ा रहता तो पकौड़ा लॉर्ड हो जाते। ठीक है, सो दे वर नोन एज द ड्यूक्स एंड अर्ल्स। सो ड्यूक्स एंड अर्ल्स बेसिकली दे वर द रिचेस्ट सेक्शन, अमीर लोगों की क्लास में आती है इनकी गिनती। ये अपने आप को लॉर्ड मानते थे, क्या? तो माय लॉर्ड, लैंड लॉर्ड, ऐसे वाले लॉर्ड थे ये। तो ये एक कारण था रेनेसां का। देखते हैं, लॉर्ड जो होते थे, दे डिस्ट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ देयर लैंड अमंग द लेसर लॉर्ड्स और अदर पीपल, यानी बैरॉन्स, हु प्रोवाइडेड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। अब किंग ने अपना इलाका दिया लॉर्ड्स को, और लॉर्ड्स ने अपना इलाका दिया किसको? छोटे लॉर्ड्स, उनसे कम, या फिर बैरॉन्स को, या फिर बैरॉन्स को, जो इनकी सेवा भी करते थे, इनकी सुरक्षा भी करते थे। एंड द ड्यूक्स एंड द अर्ल्स, जो बड़े लॉर्ड्स थे, दे ओड एलिगेंस डायरेक्टली टू द किंग, किंग से रिश्ता बना हुआ है। जो कि बैरन्स होते थे, वो ड्यूक्स और अर्ल्स से रिश्ता रखते थे। यानी कि ये जो जमीन है ये किंग की थी, किंग ने लॉर्ड को दी, लॉर्ड इनकी रक्षा करता है, ये इनकी रक्षा करते हैं। मतलब भैया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैंने बोला एलिगेंस है, अलायंस है, सबका एक दूसरे जुड़े हुए। द नाइट्स फॉर्म द लोअर कैटेगरी ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। अगर इन ल्यूडर लॉर्ड्स में भी अगर कोई किसी कहते थे तो उसे कहते थे नाइट्स। क्या कहते थे? नाइट्स। इन लॉर्ड्स को क्या कहते हैं? नाइट्स, छोटे वाले लैंड लॉर्ड्स। द फ्यूडल लॉर्ड्स डिड नॉट कल्टिवेट देयर लैंड्स एंड गेव इट टू द पीजेंट्स फॉर कल्टिवेशन। दैट मींस इन सभी को अगर मैं लॉर्ड कह दूं तो गलत नहीं होगा। और इन तीनों लैंड मतलब लॉर्ड्स में कोई भी खेती को नहीं करता था। ऑल थ्री के आगे एक नीचे एक जो लोग हैं वो है पीजेंट्स। पीजेंट्स इन खेतों को करते थे और इनको उगा उगा के सामान देते थे। आई होप कि यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए, हमारी कॉफी भी एंड हुई, समाप्त हुई, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा सिस्टम होता था, सबसे ऊपर किंग, फिर और लॉर्ड्स, फिर और लॉर्ड्स, फिर नीचे फार्मर्स, वार्मर्स, जितने भी लोग हैं वो सब। बात करते आगे। सोसाइटी had a graded organization in which there was hardly any chance for social mobility and progress. अब एक बात बताइए, जब किंग के अंडर लॉर्ड है, लॉर्ड के अंदर नाइट्स है, और नाइट्स के अंदर पीजेंट्स हैं या अदर वर्किंग क्लास है, तो किसी को कहां मौका है कि वो डायरेक्ट जाके उससे मिल ले, डायरेक्ट जाके उससे बात कर ले? नहीं हो सकता। सो इट वाज ऑल्सो अपोज्ड टू द फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ राइट्स। इक्वलिटी ऑफ राइट्स इसके बराबर नहीं हो सकते, इसके बराबर नहीं, इसके बराबर नहीं हो सकते। सो जब ये फ्यूडलिज्म तरीका, पूरा ये स्ट्रक्चर जब टूटा 13 एंड 14 सेंचुरी में, तो सोचने पर मजबूर हुआ कि अब सबकी आजाद सोच जो होने लगी, फ्रीडम आ गई उनकी थिंकिंग में। सो द पीस एंड फ्रीडम दैट प्रिवेल्ड, जो आजादी और जो शांति फ्यूडलिज्म के बाद आई, उसकी वजह से नई लर्निंग की ग्रोथ हुई, नई डेवलपमेंट लोगों को नजर आने लगी। किस में? आर्ट में, लिटरेचर में, फिलॉसफी में, साइंस में, कल्चर में, सब में। और इन सब से कहीं ना कहीं बदलाव की कहानी जरूर आ रही थी बच्चों। तो हमने दो कॉजेस पढ़ लिए। नाउ द थर्ड इज न्यू ट्रेड रूट्स। जो नेविगेटर कौन होता है? जो नाव में बैठकर कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, बोट में बैठकर जो जाते हैं, नेविगेट करते हैं इलाके, रास्ते को। पोर्चुगल एंड स्पेन के जो नेविगेटर थे, उन्होंने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन। मान लीजिए कि आप यहां पुर्तगाल, और मान लीजिए यहां पुर्तगाल से कोई निकला, आप यहां आके इंडिया में बैठ जाए, तो इंडिया को खोजा ना, पुर्तगाली आए थे ना। राइट डाउन द नेम ऑफ दैट पर्सन इन द कमेंट सेक्शन। कौन सा वो पर्सन था जो हिंदुस्तान 2 बार पुर्तगाल से आया था मसालों के लिए? इतना हिंट दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। इन्होंने नए नए ट्रेड के रास्ते खोजे। कॉन्स्टेंटिनोपल जब टर्क्स के हाथ में था इन 1453, ट्रेड रूट्स बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट वर क्लोज्ड हो चुके थे, तो इसलिए इन्हें अलग रास्ते यूरोपियन ट्रेडर्स को खोजने ही थे। तो दे
नीड न्यू सी रूट्स, नए सह रास्ते चाहिए थे। सो प्रिंस हेनरी जो थे, द नेविगेटर ऑफ पोर्चुगल, उन्होंने एक नया रास्ता खोजा अफ्रीका के लिए। डियाज नाम के एक बंदे ने केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका तक पहुंचने का एक नया रास्ता खोजा। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। 1498 में वास्को डिगामा हिंदुस्तान आता है। अब वास्को डिगामा पुर्तगाली या स्पेनी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैगलन ने एक और चीज करी, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया एंड पूरे ओशियन को जो घूमा, जिसको उसका नाम उन्होंने बताया कि पैसिफिक ओशियन उसका नाम है। 3 कारण हो गए। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी समझ लीजिए, मेडिवल एज में सारी ह्यूमन एक्टिविटी, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, जो भी जिस भी लोग करते थे, दे वर गाइडेड बाय द अथॉरिटी ऑफ पोप एंड द चर्च। जैसे आज अगर पंडित में पुजारी ने कुछ कह दिया, आप वही मान रहे हैं, जैसा जैसा वो कह रहा है आप वैसा वैसा मान रहे हैं। तो ये क्या है, आप गाइडेड हैं बाय द धर्म, बाय द धार्मिक पर्सन, यानी कि पोप, फादर, चर्च, जो भी आप कह लीजिए। तो ह्यूमन का जो माइंड था वाज वर्चुअली नॉट अलाउड टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग। और जब मेरे दोस्तों, जब आप किसी के हिसाब से चलते हैं, when you are guided by someone, that means you are not allowed to have a separate or different thinking। वो यहां पे थी। बट जब स्कॉलर्स जो आए, जो पढ़े लिखे लोग थे, they discarded the ideas of medieval period, they discarded, चर्च नहीं सही कर रहा है, and developed a spirit of inquiry। what do you mean by the spirit of inquiry? हर चीज में सोचने की, इंक्वायरी पूछने की, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, सर इसी पेन से क्यों लिख रहे हैं, सर हिस्ट्री ही क्यों पढ़ा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी अमंग द पीपल। लोग अब जानना चाहते थे, हर चीज के पीछे रीजन। आप जानते हैं जिस कैमरे से मैं बात कर रहा हूं इसके पीछे क्या है, इसके पीछे वॉल है, ये एक रीजन है, जानना चाहते हैं। तो दे स्कॉलर्स टॉट ह्यूमन बीइंग्स टू नो व्हाई एंड हाउ थिंग्स। रीजन जानना जरूरी है डब्ल्यूएच फैमिली का कि भैया क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो दे डिड नॉट रिगार्ड एनीथिंग एज करेक्ट। वो इसलिए सबको सही नहीं मान लेते थे क्योंकि वो चर्च ने कहा और सब कुछ सही है। दे क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च। उन्होंने बोला चर्च कौन होता है सही बात और गलत बात तय करने वाला। सो दे वांटेड अ ट्रांजिशन, दे वांटेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम फेथ, विश्वास से रीजन की कहानी हम जानना चाहेंगे। आज तक दुनिया विश्वास करती आई थी, बट नाउ वी वांट अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। एंड ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, नहीं मानेंगे कुछ भी। सो द फॉलोइंग वर द फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का रीजन क्यों आ रहा था, इसका भी रीजन समझिए। छोटा सा पार्ट है, मेन पार्ट का सब पार्ट आ गया है। रोल ऑफ ओरिजिनल थिंकर्स। चर्च जो था मेडिवल एज में, चर्च ने बोला जो स्कॉलर सोच रहे हैं, जो बात बता रहे हैं वो गलत है। डोगमा होते हैं चर्च की बनाई हुई परंपराएं, उनके रूल, उनको मानो। हाउएवर ओरिजिनल थिंकिंग कुड नॉट बी सप्रेस्ड। शुरुआत में चर्च लोग जो है पढ़े लिखे लोगों की बातों को दबाने लगे। ठीक नहीं है, पढ़े लिखे 2 दिन पहले आए, ये भी कोई आदमी है, दे आर रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग पर्सन यू आर। बट आप इसको लॉन्ग टाइम सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जब आग जलती है थोड़ी सी ही सही, पर ये तो रहता है ना कि दोबारा भी आग जल सकती है, थोड़ी सी सही। फॉर लॉन्ग टाइम उनको नहीं रोक पाए। एंड सर्टेन बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट थिंकर्स लाइक मी, मेरे जैसे कुछ इंडिपेंडेंट थिंकर आवाज उठाने लगे एंड आस्क द पीपल टू डेवलप देयर ओन थिंकिंग। सो आई एम आल्सो रिक्वेस्टिंग यू टू डेवलप योर ओन थिंकिंग। डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली एनीवन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके फायदे की बात क्या है। सो थिंकर्स लाइक रोजर, एबलर्ड, थॉमस एक्विनाइस, दे रिवोल्यूशनाइज्ड द थॉट प्रोसेस एंड लेट स्ट्रेस ऑन रीजनिंग। सो ये वो गाय है जिन्होंने डेवलपमेंट की बात करी है माइंड में। सो दीज ओरिजिनल थिंकर्स वर कॉल्ड द फोर रनर्स ऑफ रेनेसा। तो यही रेनेसा को आगे आगे लेके जा रहे थे, इन्हें फोर रनर्स ऑफ रेनेसा कहा गया है। क्रूसेड यानी धर्म युद्ध। क्रूसेड वर द रिलीजियस एक्सपेडिशनरी वॉर। रिलीजियस धर्म को लेकर विरोध जो होते हैं, अपोज को लेकर चलने वाला युद्ध ही क्रूसेड्स कहलाता है। बेसिकली रिवॉल्यूशनरी वॉर्स कहते हैं इन्हें, रिलीजियस वॉर्स कहते हैं इन्हें। विद द गोल ऑफ रिस्टोरिंग द चर्च एक्सेस टू होली प्लेसेस एंड नियर जेरूसलम। जेरूसलम जगह है, चर्च में आने जाने की परमिशन, कहीं भी आने जाने की परमिशन ये चर्च वाले लोगों को मिले। दे ब्रॉट द पीपल ऑफ यूरोप इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीपल ऑफ एशिया। जब ये वॉर हो रहे थे, धार्मिक लोग युद्ध जो कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे, यानी चर्च के लोग युद्ध कर रहे थे आम जनता के साथ ताकि हमारी पावर बनी रहे। तो दे वांटेड टू रिस्टोरेंस या रिस्टोर पावर मतलब रिस्टोरिंग द पावर ऑफ चर्च, जिससे उनकी चल सके। एंड जब ये विरोध हो रहा है
तो एक इलाके का आदमी नहीं, यूरोप का आदमी एशिया के आदमी के साथ कांटेक्ट मारा, क्योंकि एशिया के लोगों में भी तो, वहां पे भी तो चर्च वाले लोग थे, वहां पर भी सेम चीज चल रही, दोनों कांटेक्ट में आ गए कि यार हमारे खिलाफ ही ये धार्मिक युद्ध हो रहा है। सो क्रूसेड ब्रॉट टू द वेस्टर्न यूरोप आइडियाज फ्रॉम द ईस्ट। इन धार्मिक युद्धों ने आइडियाज को एक जगह से दूसरे जगह फैलाना शुरू कर दिया। इससे लोगों की सोच बड़ी नजर आने लगी। एंड द पीपल बिगिन टू रिलाई ऑन रीजन रेदर देन ब्लाइंड फेथ। नाउ द पीपल आर इन अ मूड ऑफ गुड सिचुएशन, लाइक कि अब हम हर चीज पे ब्लाइंडली फेथ नहीं करेंगे। वी वांट अ रीजन, वी वांट एक्सपेरिमेंट। तो आगे मूव करते हैं दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो देखिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एक पढ़ी लिखी चीज है, जो कि धर्म युद्ध से सबको समझ आ गई। जब चर्च के लोग एक हो सकते हैं तो आम जनता क्यों नहीं एक हो सकती। नाउ द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंस। जब बात हो विश्वास की, उस जमाने में साइंस अगर आ जाए तो उसके लिए डेवलपमेंट की जो स्कोप है वो बहुत छोटी हो जाती है, बहुत छोटी। उसका कारण ये होता है कि उस जमाने में जहां पर पंडित जी ने और चर्च के फादर ने जो कह दिया वो चल रहा है, उस समय क्या तुम साइंस की बातें कर रहे हो, हर चीज के पीछे रीजन। अरे आज भी आप देख लीजिए, गाड़ी पूजने से पहले अगर पंडित जी ने सही से पूजा नहीं की तो पंडित जी को बोलते, पंडित जी कुछ हो तो नहीं जाएगा। पंडित जी भी कहता है रिलैक्स, चिल करो, इसके बाद तुम हिलोगे बेटा भी। बट सर्टेन मेडिकल स्कॉलर्स शोड अ साइंटिफिक एटीट्यूड, बट दे वर ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ लोग होते हैं बदलाव के लिए, आज भी हैं। दैट टाइम ऑल्सो पीपल जो साइंटिफिक एटीट्यूड रखते थे, साइंस के लिए जो इंटरेस्ट रखते थे, एक्सपेरिमेंट की जो बात करते थे, एंड दे आस्क देयर स्टूडेंट टू ऑब्जर्व थिंग्स इन नेचर। वो अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं कि आप हर चीज को नोटिस करो, हर चीज के पीछे वजह जाननी है, रीजन जानना है, जैसे मैं आपको कहता हूं। सो डेवलपमेंट ऑफ साइंस की वजह से क्या हुआ, क्रिएट द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। क्योंकि जब आप बच्चों को हर चीज को जानो समझो तो बच्चा तो हर चीज को पूछेगा, साइंटिफिक नजरिए से देखेगा। सो रोजर बैकॉन कंटेम्पलेटेड द यूज ऑफ हॉर्सलेस कैरेज एंड फ्लाइंग मशीन्स। तो उन्होंने बात करी बिना घोड़े के, बिना वाहन सामान ले जाने की, यानी कि एयरक्राफ्ट, जहाज, ये ऐसी चीजों की। सो कोपरनिकस ने एक और बात करी, ये बात करें मॉडर्नाइजेशन की, क्योंकि आप बात करें जब फ्लाइंग मशीन की, तो फ्लाइंग मशीन ऑब्वियसली जैसे एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, ये साइंस का आइडिया है। कोपरनिकस ने भी बोला कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है। लोग पहले पता ही नहीं था, पहले लोगों को लगता हम चल रहे तो सब घूम रहा है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप को डिस्कवर कर दिया। अब आप सोचिए, नेक्स्ट इज इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी किन रीजन से आई, ये क्लियर है, 3 कारण मैंने आपको बताए। नाउ द फोर्थ कॉज ऑफ रेनेसांस इज इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। आप सभी जानते हैं पहली प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में गुटेनबर्ग ने बनाई थी इन मिडल ऑफ 15th सेंचुरी। कहानी सीबीएसई में पढ़ी होगी कि ऑलिव प्रेस, उसके फादर एक बड़े अमीर आदमी जिनकी प्रिंटिंग प्रेस, मतलब तेल निकालने वाली प्रेस थी, उससे वो मेटल से लेटर बनाना सीख गया, ऐसा प्रेस करके वो सीख गया, पूरा स्ट्रक्चर उसने बना के दिया। लेटर ऑन कैक्सटन इंट्रोड्यूस इट इन इंग्लैंड। प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस करी, कैक्सटन ने। सो द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन द मिडल ऑफ 15th सेंचुरी इन यूरोप मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस बुक्स इन लार्ज नंबर। हाथों से कब तक छपाई करोगे यार, एक का दुक्का बुक छप जाएंगी। गुटेनबर्ग ने भी जब अपनी प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करी तो पहली किताब क्या लिखी ये आपको बताना है, बहुत ही फेमस किताब है। उसकी कॉपी हाथ से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स और हैंड रिटन से, रबिंग प्रिंटिंग से तो ज्यादा ही थी, बट उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज कर सकते। तो डिस्कवरी एंड एक्सपेरिमेंट चलता रहा। So the Bible and the many other religious and classical books were printed at that time available all over the Europe. The printing press spread knowledge far and wide. देखिए, नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ पढ़ने के लिए किताब होनी चाहिए, किताब के लिए छपाई होनी चाहिए, छपाई के लिए मशीन होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मशीन होनी चाहिए, ज्यादा छपाई के लिए ज्यादा मशीन आई, लोग पढ़ने लगे। एंड स्कॉलर्स फाउंड इट इजियर टू रीड प्रिंटिंग बुक देन हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। नाउ what was the reason behind this and what is the reason behind this also right now? मैं अगर आज ऐसे ऐसे लिख दूं कुछ भी, तो यू पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। यार ये इतना आसान नहीं, आपके लिए इतना आसान थोड़ी है। दिस इज नॉट एन इजी फॉर्मेट, बट दिस इज एन इजी फॉर्मेट। ये आसान तरीका है। प्रिंटिंग से आपको अल्फाबेट क्लियरली आइडेंटिफाइड होते हैं, बट हैंड राइटिंग से हर किसी को आइडेंटिफाई नहीं होते। डॉक्टर की हैंड राइटिंग केवल केमिस्ट जाने और डॉक्टर जाने, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं लगता, हमको तो लगता है बस बीपी बना दिया ऊपर नीचे। सो द प्रिंटिंग प्रेस इनेबल्ड यूरोप टू मल्टीप्लाई बुक्स। अब बुक्स की प्रिंटिंग बढ़ गई है, रीच ऑफ पीपल में आने लगी है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स इन्फ्लुएंस्ड पीपल्स एटीट्यूड। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जब आप किताब पढ़ते हैं ना, आपकी माइंड का डेवलपमेंट होता है, आप हर से
कॉज, रीजन, साइंस, ये सब बातें करने लगते हैं। पढ़े लिखे लोग ना पढ़े लिखे किताब पढ़ते हैं, आपकी तरह नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं लगे रहते। सो द रेनेसां वाज नॉट अ सडन एंड स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट नहीं थी, बल्कि इट वाज बेस्ड ऑन सर्टेन बिलीफ, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग पे लाया गया था। कॉमन पीपल हो, अरिस्टोक्रेट हो, किंग हो, इवन द पॉप्स, सबको इससे इंपैक्ट पड़ा था, सबको इंपैक्ट पड़ा था। आगे चलते हैं, मानवता, ह्यूमनिज्म, इस सोच पे कैसे आए। सो ये सबसे मोस्ट रिमार्केबल फिनोमिना था रेनेसां का। देखिए, छोड़ो ना यार, तुम सिंपल समझो, पहले इंसान की कितना कदर करें। शुरुआत में जब तुम फ्यूडल ड्यूज करवा रहे हो, राजा कोड़े मार रहा है, एक इंसान इंसान को नहीं समझ रहा है, लॉर्ड्स अपने से नीचे वाले को नहीं समझ रहे हैं, नाइट्स पीजेंट्स को नहीं समझ रहा है, सब डम चल रहा है, मैनोरियल ड्यूज ले रहे हैं, फ्यूडल ड्यूज ले रहे हैं। जब आप पैसा ही ले रहे हो, व्हेन यू आर गेटिंग सो मच कि खून चूस के निकाल लो, खून चूस के, तो फिर किस बात का ह्यूमनिज्म? तो ह्यूमनिज्म आया तो कुछ सोच अच्छी आई होगी। सो इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। मेरी मां ने सिखाया कि इंसान को इंसान ना समझा तो तुम इंसान किस बात के, समझ रहे हो? जब इंसान ने इंसान को ना समझा तो इंसान किस बात के। अब 2 दिन रुकिए, इंसान को मत समझिए तो हैवान ही हो तुम इस रास्ते की, समझ रहे हो? जब आप रास्ते में चल रहे हो, इंसान आपके सामने रो रहा है, दर्द से एकदम परेशान है, आपने उसकी मदद नहीं की, तो तुम हैवान हो यार, तुमको उसको देख के दिल नहीं दुखा, वेरी बैड। सो एजुकेट जब हो जाता है बंदा, पढ़ लिख जाता है, लर्निंग हो जाती है पूरी, तो वो इंसान की कदर करना सीखता है। बेसिकली इट मींस अ डिसाइसिव शिफ्ट, एक चेंज मिला, कंसर्न जगह ह्यूमन के लिए फ्रॉम डिवाइन मैटर। देखिए, भगवान इंसान का भला नहीं करता है, ये आप समझ लीजिए, इंसान इंसान का भला करता है, भगवान हैज अदर काम ऑल्सो। ऊपर वाले ने आपको बनाया कि आप एक दूसरे की मदद करो, आप संसार चलाओ, भगवान ने नहीं चलाना है, समझिए, भगवान ने के पास और काम है। जैसे एक प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अपने काम है, रक्षा मंत्री के पास अपने काम है, वित्त मंत्री के पास अपने काम है, सड़क परिवहन मंत्री के पास अपने काम है, वैसे ही ऊपर वाले के पास भी बहुत सारे काम है। तो उसने डिपार्टमेंट बांट रखे। इंसानियत को चलाने का काम इंसान का है, ना कि भगवान का है। अगर आप ह्यूमनिज्म को नहीं समझ पा रहे हैं, देन ये आपकी मिस्टेक है। इंसान कौन? आप, आपके अगल बगल कौन? इंसान। तो भैया ख्याल कौन रखेगा? कौन रखेगा? ऊपर वाला। ये सब नहीं होने वाला। तो लोगों में अब इंसान के लिए कंसर्न आने लगा। ह्यूमनिज्म एक्सटोल्ड मैन एंड स्ट्रेस्ड हिज एसेंशियल डिग्निटी। इंसानियत पे फोकस करो, इंसान के सम्मान पे फोकस करो। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को अपोज किया गया। ये धार्मिक साधु सन्यासी पंडितों ने कह दिया, चर्च के फादर ने कह दिया, नो, इंसान इंसान। सो इट डिफेंड मैनव का अधिकार क्या है, मानव का अधिकार क्या है? टू प्लेजर, जिससे वो खुश रहे, वो इस संसार में अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके और सेटिस्फाई हो सके। इंसान तो यही है ना मेरे भाई, इंसान तो यही है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म सुनिए। रेनेसां स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट ग्लोरिफाइड ह्यूमन बॉडी। जो बदलाव वाले स्कॉलर थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इंसान को थोड़ा ग्लोरीफाई किया, थोड़ा चमत्कार रूप से दिखाया, थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाया। Their works were permeated with the faith that a man with an active mind and a body was capable of knowing and controlling the world. ऐसा ग्लोरीफाई किया। ग्लोरीफाई समझ रहे हो? अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखा देना। उन्होंने इंसान को ऐसा बड़ा चढ़ा के दिखाया, अगर इंसान एजुकेटेड है, उसका अगर कंट्रोल अपनी बॉडी पर, तो पूरे संसार को अपने कवर में ला सकता है, कंट्रोल कर सकता है, वो जादू कर सकता है, फैशनिंग इज ओन हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस को डिजाइन कर सकता है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हर इंसान की खुशी के तरीके अलग होते हैं। आपने डिजाइन किया कि मेरे लिए पहला रास्ता मेरी एक अच्छी मार्किंग स्कीम हो सकती है, मैं 9th में टॉप कर लूं, मेरी पहली खुशी। आपके दोस्त की खुशी वहीं पर होगी, एक अच्छा इंस्टाग्राम चैनल बनाने की, अच्छे फॉलोवर बनाने की। सब अपना अपना डिजाइन करते हैं, फैशन। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी को खुद फैशनाइज्ड किया है। ऊपर वाले ने मुझे पैदा करके दिया, ऊपर वाले ने मेरे को जन्म दिया, उसके बाद से मैं तय कर रहा हूं कि मेरे जन्म में कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आप ऐसा थोड़ी, अगर आपने ये भी फैसला लिया कि मेरे पास पहले घर होना चाहिए, दैट मींस आप फैशनाइज करें अपनी लाइफ को, कैसे करना चाहिए। सो दिस स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म फाउंडेड एक्सप्रेशन इन द न्यू आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट एंड लिटरेचर में ह्यूमन की इन चीजों को वो प्रिंट करने लगे, बताने लगे। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात करते हैं। रेनेसां ह्यूमनिस्ट बिलीव्ड, रेनेसां वाले जो ह्यूमन के लिए सोचते थे, उनका मानना था कि लिमिटेड पोटेंशियलिटीज है एक इंसान के पास, एंड दे आल्सो डिड नॉट फॉरगेट द पास्ट। मेरी बात सुनिए, आप जितने भी बड़े लोगों का पढ़ते हैं, सबके पास यहीं से काम चला है। अगर मैं आपको यह भी बताऊं, आप अलग सर की भी बात कर लीजिए, अलग सर ने भी यहीं से ही शार्पनेस दिखाई है। बिकॉज हर इंसान के पास लिमिटलेस पावर है, बहुत अनगिनत। मानव से बड़ी कोई मशीन नहीं होती और दानव से बड़ा कोई शैतान नहीं होता, आप समझ लीजिए।
शैतान कोई बंदा बन नहीं पाया तो खूब बुरा शैतान बन सकता है। मशीन कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती जितना कि इंसान डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस मिसाइल को लॉन्च करने वाला, मिसाइल को बनाने वाला इंसान, न्यूक्लियर बम को बनाने वाला इंसान, और वहीं पर अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, मशीनें, रोबोटिक, टीवी, आपकी जिंदगी को सहूलियत देने वाला भी इंसान है। तो कहना क्या है, इंसान को अपनी लिमिटलेस पोटेंशियलिटीज को पहचानना चाहिए और अपने पास्ट को बिना भूले, क्योंकि पास्ट में हम क्या सीखते हैं। अब जो पिछला लेक्चर मैंने किया, पिछली स्लाइड से आपको सिखाया, इसके आगे बढ़ा तो उसका बेस बना के बढ़ा। पिछली सीढ़ी का बेस होना चाहिए अगली सीढ़ी। अब सोचिए आप स्टेज पे चढ़ते जा रहे हैं, बट अगर पीछे का स्टेज गिर जाए तो फिर आप कहां, खाई में खड़े हैं। So the spirit of inquiry extended from scientific inquiry into nature, exploration, expedition to prove, inquire कीजिए जहां भी आप जो भी नॉलेज ले उसमें साइंटिफिक नजरिए से सोचे, कारण जानिए, रीजन। सो इट प्रूव टू बी द प्रिंसिपल्स कॉज ऑफ रेनेसांस। रेनेसांस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी कब आता है? स्पिरिट इंक्वायरी कहता है हर बात में ये करने पर कि ये कब क्यों हो रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो क्वेश्चन मार्क याद है फिल्म का, एक फिल्म में था, कौन थे वो, भूल गया, इसका क्यों है, अच्छा ऐसा क्यों है, क्वेश्चन वाले, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ रेनेसां की बात करें, रेनेसां वाज फर्स्ट बिगिन इन इटली एंड उसके बाद से वर्ल्ड में पूरे में फैला था। क्या रीजन थे? इटली वाज द सीट ऑफ ग्लोरियस रोमन एम्पायर, वहां पर रोमन एम्पायर राजा चलते थे, राजा वहीं बैठते थे, और हिस्टोरिकल एंड relics ऑफ द रोमन वर फाउंड देयर, सब कुछ लिटरेचर कल्चर वहीं था। एंड दीज अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट, जो लोग अच्छी लिटरेचर, आर्ट एंड कला को पढ़ना चाहते थे, सब लोग रोमन विजिट कर रहे थे और वहां से सीख रहे थे। एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जब टर्क्स के हाथ में आ गया 1453 में, बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स को भगा दिया गया एंड दे मूव टू इटली, वो वहां जाकर फिर अपने काम करने लगे। सो दीज स्कॉलर्स नॉट ओनली इंस्टिल्ड अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड एंथुसियाज्म अमंग द पीपल ऑफ इटली, बट आल्सो एनकरेज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ इटालियन आर्टिस्ट एंड मेन टू प्रोड्यूस मास्टरपीस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। हम तो कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की से सीखकर, उस इलाके से जब टर्की वालों ने भगाया तो हम बहुत कुछ सीख कर आए। जब हमें भेजा ही गया इटली, तो हम इटली जाकर लोगों को क्या सिखाएंगे, स्कॉलरिंग सिखाएगा, उसने सिखाया, लोगों ने लिखना शुरू किया। दिस इनॉर्मस वेल्थ व्हिच इटली हैड एक्यूमुलेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ रेनेसां। जब इटली का, यूरोप का ईस्ट के साथ, वेस्ट के साथ कनेक्शन हुआ तो फिर वहां पर भी लोगों ने उनसे सीखा। सो द वेल्दी मर्चेंट्स ऑफ इटली पैट्रोनाइज द आर्टिस्ट, जो अमीर लोग थे वो आर्टिस्ट की कदर करते थे, लिटरेरी लोगों की कदर करते थे, एंड यूज देयर वेल्थ फॉर रिवाइवल ऑफ क्लासिकल कल्चर एंड लिटरेचर। पैसे वाले लोगों ने उन्हीं की हेल्प से क्लासिकल कल्चर और लिटरेचर को जगाए रखा। एज ए रिजल्ट ऑफ क्रूसेड, जो धर्म युद्ध हुए हैं, एंड ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, जैसे वास्को डिगामा आया था, द इटालियंस केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द ईस्ट, ईस्ट के कॉन्टैक्ट में आए, ईस्ट के कॉन्टैक्ट में, यहाँ यूरोप है, ये ईस्ट है, इधर ही इंडिया है, इधर आए, एंड दिस ग्रेटली broadened their vision and provided the impotence to Renaissance। रेनेसां के सोच के लिए अब वो जाने लगे, क्योंकि देखिए कब तक यूरोप में बंद के रहेंगे, अब तो पूरा ईस्ट खुला पड़ा है, वहां जाइए, अपने काम कीजिए। आर्ट की बात करते हैं। रेनेसां डिड नॉट मेयरली लेड टू द रिबर्थ ऑफ लर्निंग। अभी तक हम लर्निंग की बात कर रहे थे, केवल लर्निंग नहीं है, आर्ट में भी चीजें मिली हैं। मेडिवल टाइम पीरियड में पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, स्कल्पचर क्या होता है, पत्थर है, इस पे आपने एक मूर्ति बना दी, इस पे आपने एक मूर्ति बना दी भाई साहब, सर्व्ड एज ए टूल फॉर द प्रोपगेटिंग रिलीजन। मेडिवल टाइम में पेंटिंग और स्कल्पचर का यूज जो है धार्मिक बातों को फैलाने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए किया जाता था। इवन द कलर्स जो पेंटर्स यूज करते थे, दे वर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, कौन सा कलर किस धर्म का। जैसे ग्रीन कलर लेते हैं तो हम, आप समझते हैं, इसे मुस्लिम धर्म में यूज किया जाता है, व्हाइट कलर को यूज किया जाता है। ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर को हमारे तिरंगे में भी यूज किया जाता है। ऑरेंज कलर हिंदू धर्म में ज्यादा यूज करते हैं, भगवा जिसे कहते हैं। बहुत सारे कलर से अलग अलग आइडेंटिफाई होते हैं। व्हाइट कलर पीस के लिए भी जाना जाता है, लाइट ब्लू कलर ओशियन के लिए जान लिया गया। जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ये सब रेवोल्यूशन चलते हैं, तो कलर्स को बड़े मुश्किल से उन्हें यूज करने जाता था। हाउएवर द आर्टिस्ट ऑफ द रेनेसांस पीरियड रिफ्यूज टू अबाइड बाय मेडिवल रूल्स एंड ट्रेडिशन। हालांकि मॉडर्न टाइम के जो पेंटर्स थे उन्होंने बोला जो पुराने रूल्स थे हम उनको, मेडिवल टाइम के रूल्स को हम नहीं मानेंगे। सो दे अडॉप्टेड न्यू आर्टिस्टिक मेथड सच एज फ्रेस्कोस फॉर वॉल पिक्चर्स, तेल की ऑयल पेंटिंग हो रही है, ऑयल कलर यूज कर रहे हैं, लकड़ियों पर डिजाइन बना रहे हैं। दे स्टडीड ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्री एंड यूज देयर नॉलेज टू डेवलप पर्सपेक्टिव इन देयर पेंटिंग। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ग्लास स्टडी कर रहे हैं, और उनसे डिजाइन यूज कर रहे हैं अपनी पेंटिंग बनाने में। सो दे आल्सो स्टडीड ह्यूमन एनाटॉमी भी यूज किया टू फाइंड द मैकेनिज्म अंडरलाइंग जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशन। जो जेस्चर एंड एक्सप्रेशन है वो ह्यूमन एनाटॉमी से निकाले, जो भी आप नटराज जैसे मूर्तियों का एक्सप्रेशन समझते हैं उस तरीके से। पेंटिंग की बात करें तो द रेनेसां पेंटर्स एस्टैब्लिश्ड वेरी हाई स्टैंडर्ड एंड प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटिंग्स ऑफ द टाइम। हाई क्लास पेंटिंग चलती थी, अपना टैलेंट दिखा रहे थे, विदाउट बीइंग रेस्ट्रिक्टेड बाय द रिजिड रूल्स ऑफ द चर्च।
चर्च की बिना बात माने अपना टैलेंट दिखा रहे थे। बहुत सारे उन्होंने ह्यूमनिस्टिक सेकुलर अप्रोच एंड प्रोड्यूस्ड हाईली आर्टिस्टिक एंड लाइफ लाइक पेंटिंग, बहुत सुपर पेंटिंग्स बनाई बिना किसी रुकावट के, बिना किसी के ऑब्स्टेकल के। सम ऑफ द प्रोमिनेंट पेंटर्स ऑफ द रेनेसां पीरियड वर द फॉलोइंग। बात करते हैं, पहली बात करते हैं विंसी भैया की, लियोनार्डो द विंसी की, ग्रेटेस्ट पेंटर, स्कल्पचर, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। ही रिसीव्ड नो फॉर्मल एजुकेशन, मामूली सा लिखना पढ़ना आता था, बट उनके फादर को पता था मेरा बेटा टैलेंटेड है, जैसे आपके मम्मी पापा को पता है। अप्रेज किया, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। 15 की एज पे उनको अच्छे पेंटर के पास भेज दिया, एंड्रिया देल वेरोशियो के पास फ्लोरेंस में, ताकि वो अच्छी पेंटिंग और सीख सके। फॉर अबाउट अ डिकेड विंसी ने अपने धीरे धीरे पेंटिंग, अपने स्कल्पचर टेक्निक को और अच्छा किया और मैकेनिकल आर्ट्स में ट्रेंड हो गए। उन्होंने नेचर की पढ़ाई की, मैकेनिज्म, एनाटॉमी, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, वेपनरी, ये पढ़े, पूरी युद्ध सब पढ़ लिया। उन्होंने साइंस एंड आर्ट को कॉम्प्लीमेंट्री देखा रेदर देन डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन। उन्होंने बोला ये एक साथ चलने वाले सब्जेक्ट है, ना कि अलग अलग नहीं है। एंड थॉट दैट आइडियाज फॉर्मुलेटेड इन वन एरिया, या मतलब एरिया, कुड एंड शुड इन्फॉर्म द अदर। एक से आपको दूसरे पर नॉलेज मिलती है, आपको दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। He spent a great deal of time immersing himself in nature, नेचर में पढ़ाई करना, टेस्टिंग, साइंटिफिक चीजों को देखना, बॉडीज, ह्यूमन एनिमल बॉडीज को देखना, थिंकिंग राइट अबाउट, उनके बारे में लिखना, ये सब उनका मेन काम करते थे वो बैठकर। एट सम पॉइंट इन द अर्ली 1490s विंसी बिगेन फिलिंग नोटबुक्स रिलेटेड टू द 4 ब्रॉड थीम्स। उन्होंने किताबें लिखनी शुरू करी, पेंटिंग को लेके, आर्किटेक्चर को लेके, मैकेनिक्स को लेके और ह्यूमन एनाटॉमी को लेके। थाउजेंड्स ऑफ पेजेस की नीटली उन्होंने जो डायग्राम भी उस पर बनाए थे। इनके जो पेंटिंग्स हैं, वर्जिन ऑफ द रॉक्स ये किताब, लास्ट सपर एंड द मोनालिसा, कुछ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट रही हैं। मिशेलेंग्लो की बात करते हैं, मिशेलेंग्लो की बात करें तो ही वाज आल्सो पेंटर, स्कल्पचर, आर्टिस्ट, पोएट। उनकी जो पेंटिंग थी ह्यूमन शरीर, फिगर को लेके थी। ही इज फेमस फॉर हिज पेंटिंग इन द सिस्टीन चैपल इन वेटिकन सिटी, इटली, वहां पर पेंटिंग बहुत चलती थी। इनकी जो एक वर्क है आर्ट को लेके, लास्ट जजमेंट, काफी मशहूर है। द फॉल ऑफ मैन, ये उनकी आर्ट थी। राफेल की बात करें, ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड पेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टीन मैडोना। सिस्टीन मैडोना, ही लिव्ड सेवरल ईयर्स इन रोम, बहुत साल रोम में रहे। पोप की चर्चा की, पोप कौन होते हैं, जो चर्च की देखरेख करते हैं। डेकोरेटिंग द वेटिकन सिटी को सजाया धजाया, पीटर्स चर्च को सजाया धजाया। स्कल्पचर की बात करें, द फर्स्ट ग्रेट स्कल्पचर ऑफ रेनेसां वाज डोनाटेलो। डोनाटेलो हु मेड द ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ डेविड का बनाया था। एंड ट्रम्फेट ओवर द बॉडी ऑफ द स्लेन ग्लोरियथ, मतलब बनते बताया कि मतलब एक की बॉडी के ऊपर पूरी पेंटिंग करके उन्होंने जो बताई थी, पत्थर की मूर्ति बनाई कि कैसे एक ट्रम्पेट, मतलब खुशी, जीत का जश्न मनाते हुए उन्होंने एक गोलियत को स्लेन करते हुए बनाए थे। द फेमस स्कल्पचर इन इटली वाज द लोरेंजो गिबर्टी। He worked for 20 years to make the 2 pairs of bronze door बनाए थे बेप्स्टेरी एट फ्लोरेंस, बेप्स्टे चर्च के वहीं पर वो उन्होंने डोर बनाए थे, उसके 2 दरवाजे। मिशेलेंगो मेड अ स्टैच्यू इन रोम, रोम में पुतला भी बनाया था, कॉल्ड पीटा, शोइंग मदर मैरी इन अ सीटेड पोस्चर, एक मां भी दिखाई बैठी हुई, कैरिंग द बॉडी ऑफ जीसस अक्रॉस हर चेस्ट, चेस्ट से लगा के एक बॉडी उन्होंने दिखाई। द ह्यूज स्टैच्यू ऑफ डेविड इन फ्लोरेंस एंड द स्टैच्यू ऑफ मोजेस वर आल्सो मेड बाय द मिशेलेंगो ने और भी चर्च स्टैच्यू बनाई थी। इटली में मैनी स्कल्पचर वर्क फॉर द पोप्स, और रिच मर्चेंट के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया है। बहुत सारे लोगों ने अपने पैलेस में और अपने चर्च में स्कल्पचर लगाए हैं। लेटर ऑन द स्कल्पचर वर इनवाइटेड टू इंग्लैंड, बाद में इंग्लैंड, बाद में फ्रांस, बाद में स्पेन, वहां पर वो पहुंचते रहे। एंड दे स्प्रेड द रेनेसा आर्ट, जो पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके से फैली। लिटरेचर की बात करते हैं तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ रेनेसा ऑन लिटरेचर वाज द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज। लोग यूज करने लगे थे, इंस्टेड ऑफ लैटिन भाषा को छोड़ने लगे थे, लोग बोले अपनी लोकल भाषा, क्योंकि कनेक्शन बिठाना है। अर्लियर राइटर जो होते थे उनकी जो ज्यादातर थीम होती थी उसमें मतलब ऐसा परी, ऐसा स्वर्ग की बातें ये होती थी। बट रेनेसा का जब टाइम आया तो उन्होंने आदमी और आदमी की प्रॉब्लम्स के ऊपर लिखना शुरू किया। पहले कहा तुम परी परा की बात कर रहे हो, अभी इनको बात करो। इस तरीके से आदमी का एक नया मूवमेंट शुरू हुआ जिसे कहा गया ह्यूमनिज्म। जब ह्यूमन की प्रॉब्लम और ह्यूमन की बात होने लगी तो उस टाइम पीरियड को कहा गया ह्यूमनिज्म। इटली में लिटरेचर की बात करें, मैशियावेली ने ग्रेट पॉलिटिकल राइटर थे इटली के। ही एक्सप्रेसेस पॉलिटिकल आइडियाज इन द वर्क द प्रिंस, उन्होंने किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने अपनी बातें बताई थी। डांटेस डिवाइन कॉमेडी एक बहुत बड़ी पोयम रही है जिसने क्या बताया था, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द डे, लोगों की जिंदगी का एक दिन बताया उन्होंने, अपनी जिंदगी का कैसे रहता है, सामाजिक और धार्मिक। पेट्रार्च, ग्रेट स्कॉलर राइटर, हैड बीन कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म,
हु वर कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, पेट्रार्क। उनकी जो लिरिक्स थे, उनके जो कम लाइंस थी, दे वर पॉपुलर थ्रू आउट द यूरोप में बहुत गाई जाती, बोली जाती थी। अदर इटलियन राइटर में अरिस्टो, तासो एंड बोकाशियो थे। बोकाशियो ने प्रोज में लिखा है, जिसमें कोई राइमिंग नहीं होती, उस तरह की लाइनिंग लिखी है पूरी। इनका जो काम था, डेकामेरॉन इज अ कलेक्शन ऑफ 100 फेमस शॉर्ट स्टोरी इन्होंने जो है वो लिखी है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ रेनेसांस लिटरेचर वाज द यूज ऑफ, आई थिंक ये हो चुका है, ये हो गया है, चलिए इंग्लैंड में बात करते, इटली में पढ़ लिया। इंग्लैंड में बात करें, शॉकर, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। द कैंटबरी टेल्स इज अ आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ शॉकर। थॉमस मोरे ने भी एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने इमेजिनरी आइलैंड बताया था अमेरिका में, वेयर द रिच डिड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। एक ऐसा विजन बताया, यूटोपियन विजन है। यूटोपिया समझते हो, रोड यूटोपिया, यूटोपिया मींस जो सच में नहीं होता है, सिर्फ ख्वाबों में है। मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है। उन्होंने एक ऐसा आइलैंड बताया जहां पे अमीर गरीब का शोषण नहीं करता, ऐसा कैसे हो सकता है। देयर द सोसाइटी हैड नो ब्लाइंड फेथ एंड डिड नॉट बिलीव इन यूजलेस वॉर्स। लड़ाई भी नहीं करते लोग और ब्लाइंड फेथ भी नहीं करते। अदर इंग्लिश राइटर्स में बात करें, उस जमाने के बैकॉन है, विलियम शेक्सपियर है, जॉनसन है, मार्लोव है। फ्रांसिस बैकॉन वाज अ एसे राइटर। शेक्सपियर को आप सभी जानते हैं, वेल नोन ड्रामेटिस्ट रहे हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज एन इंपॉर्टेंट इमोर्टल वर्क ऑफ मिल्टन का एक काम रहा है। एडमंड स्पेंसर, इनकी किताबें आप लोग 12th क्लास में के टाइम पे बहुत कॉलेजों में भी देखने को मिल जाएंगी। फेरी क्वीन, इनकी एक किताब थी जो इन्होंने लिखी थी। विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं, एक इंग्लिश पोएट है, बहुत अच्छे प्ले राइट है, राइट एक्टर भी है। रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर बोला जाता है अपने टाइम पीरियड का। इनको प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट में से एक रहे हैं। इनको इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी बोला जाता है। बैड ऑफ एवन का टाइटल भी इनको मिला है। इन्होंने 38 प्लेस, 154 सोनेट और 2 बड़ी बड़ी पोयम और कुछ वर्सेस भी लिखे हैं। पहला इनका ड्रामा लाइक रिचर्ड सेकंड, हेनरी सिक्स्थ एंड हेनरी फिफ्थ भी इन्होंने लिखा है। ही ऑल्सो रोट सेवरल कॉमेडीज। ये कॉमेडीज के नाम है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट। इट वाज ओनली आफ्टर 1600 दैट ही रोट ट्रेजेडीज। उन्होंने पहले वो कॉमेडी, प्यार मोहब्बत, यही बातें लिखते थे। 1600 के बाद उन्होंने हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ये किताबें ट्रेजेडीज टाइप लिखने लगी। ही अपील्स टू इमोशन एंड थॉट्स दैट आर ए पार्ट ऑफ इटर्नल ह्यूमन नेचर, देयरफॉर हैव अ यूनिवर्सल अपील। उन्होंने बोला कि इमोशन से अपील करते थे, लोगों की सोच से अपील करते थे। देखिए किताब पढ़े और आपको रोना ना आए। मान लीजिए किसी की मोहब्बत की बात चल रही है, मोहब्बत में दिल टूटा, आपको भी लगता होगा ये मेरी कहानी हो रही। इस तरीके से इन्होंने अट्रैक्ट किया लोगों को। रेनेसांस मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस एज वेल। अर्लियर सारे व्यूज जो वो साइंस के जो है देखे जाते थे केवल ऐसे ही। ऑल व्यूज इवन ऑन साइंस आर टू बी सपोर्टेड बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स की, स्क्रिप्चर की उस अथॉरिटी से सब कुछ चलता था। वो बोलते थे ठीक, नहीं बोलते तो नहीं ठीक। हाउएवर द साइंटिस्ट ऑफ दिस पीरियड, जब साइंटिस्ट आए, दे बिलीव्ड जस्ट साइंस के ऊपर जो भी बातें हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, नॉट बाय द स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर ने कोई लिख दिया हाँ ठीक ठीक, नहीं तो नहीं। सो द मेथड ऑफ इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ये उस समय जो है वो नजर आने लगा। निकोलस कोपरनिकस की बात करते हैं, एक मैथमेटिशियन और एक एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने एक बात बताई कि दैट यूनिवर्सल दैट प्लेस द सन रेदर देन द अर्थ एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और दूसरी बात एक और आपको मैंने बताई कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। द पब्लिकेशन ऑफ दिस मॉडल इन दिस बुक दे रिवॉल्यूशनिस्ट ऑर्बियम सेलेस्टियम, यानी ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर्स जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1543 इज रिगार्डेड एज द मेजर इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड ट्रिगरिंग द कोपरनिकस रिवॉल्यूशन। कोपरनिकस ने ये बात बोली, उसके रिवॉल्यूशन की ये एक चर्चा थी, है ना, कि भैया कहां कौन घूम रहा है, सेंटर में क्या है। लेटर ऑन जर्मन साइंटिस्ट देखते जॉन केपलर, he proved that earth and other planet move around the sun not in a circle but in an elliptical orbit। देखिए सर्कुलर ये होता है, उन्होंने बोला ये होता है, कोपरनिकस ने, इन्होंने बोला एलोंगेटेड होता है, ऐसे लंबाई फॉर्म में होता है। इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप डिस्कवर किया, इसाक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर किया, वेजुलियस ने ट्रीटी ऑफ एनाटॉमी लिखी, एग्रीमेंट मतलब निबंध लिखा। विलियम हार्वे ही डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि भैया ब्लड जो है कैसे घूमता है, दिल से पूरे बॉडी पे जाता है, वापस भी ऐसे आता है। पैरासेल्सस प्रूव्ड द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द मेडिसिन एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ोगे तो मेडिसिन की जानकारी आपको आ जाएगी। कॉर्डस प्रिपेयर्ड एथर फ्रॉम एल्कोहल, से ईथर बनाया एल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड से। एल्मंड ने कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कवर की। अरब्स ने अलजेब्रा डिस्कवर किया।
मॉडर्न ज्योमेट्री बाय डेसार्गियस ने की। स्टेविन ने कॉइंस, वेट एंड मेजर डिस्कवर किए। लेट टू कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए रेनेसां के, क्या चीज है, क्या निकल गया इससे, लेट टू द रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप, यूरोप में मूवमेंट आने लगा रेनेसां की वजह से। प्रोवाइड मतलब प्रोवाइडेड द वे फॉर रिफॉर्मेशन, इंग्लैंड में आया, पूरे यूरोप में आया। नाउ पीपल स्टार्टेड व्यूइंग एवरीथिंग बाय द क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, नॉट बाय द डिवाइन मेथड। सो दे बिकेम क्रिटिकल ऑफ द एवरीथिंग। जो भी रिचुअल्स होते थे चर्च के, उससे क्रिटिसाइज करने लगे। एंड दे फोकस्ड ऑन द रिफॉर्म ऑफ द चर्च, चर्च में बदलाव लेके आओ। एंड इट लेड टू द डिवीजन ऑफ चर्च इनटू टू पार्ट्स, यानी कैथोलिक्स आए जो चर्च की बात को मानते थे, एंड प्रोटेस्टेंट आए जो क्वेश्चनिंग करते थे। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म। ये आप जानते हैं, ह्यूमन की प्रॉब्लम पे अब जोर देने लगे। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आउटलुक, अब हर चीज के पीछे एक्सपेरिमेंट, एनकरेजमेंट जो हो रही थी वो सब रीजन को जानने के लिए हो रही थी, ना कि फॉलोइंगशिप के ऐसे आंख बंद करके फॉलो कर ले। राइज ऑफ मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेनेसां की वजह से क्या हुआ, फोकस गया स्ट्रॉन्ग मोनार्कल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाने में। गवर्नमेंट का सिस्टम होना चाहिए, यानी अथॉरिटी ऑफ चर्च खत्म होना चाहिए, एंड फ्यूडल सिस्टम खत्म होना चाहिए। लोगों की प्रॉब्लम पे फोकस होना चाहिए, लोग शांति के लिए चाहिए, सिक्योरिटी हो, सबकी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी हो। दस इससे क्या हुआ, सपोर्ट मिला किंग्स को, एनहांस्ड हुआ पावर ऑफ मोनार्की, क्योंकि राजा रोज रोज किसका विरोध, किसका अपोज सहेगा। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स, म्यूजिक, कल्चर, ये सब भी हुआ। राइज ऑफ मिडिल क्लास, इन द मिडिल क्लास फ्यूडल लॉर्ड्स कंट्रोल एवरीथिंग। आप जानते हैं मिडिल एजेस में फ्यूडल जो होते थे, यानी किंग्स, फ्यूडल लॉज एंड पीजेंट्स, ये इन पे कंट्रोल रखते थे। जब फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया तो एक नई क्लास आई, मिडिल क्लास। इन्हीं लोगों में से कुछ पढ़े लिखे लोग, धनी लोग, पैसे वाले लोग, वो निकल कर आने लगे, जो ट्रेड, सोल्जर, लॉयर्स, ये सब काम करते थे, जो मिडिल क्लास से बिलोंग रखते थे, एंड वही ज्यादातर प्रोग्रेस करने लगे। राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनल स्टेट, जब रेनेसां बनने लगा तो इससे लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग आने लगी, नेशनल लिटरेचर अपना अपना सबको समझ में आने लगा, इटली इटली, जर्मनी जर्मनी। इसकी वजह से क्या हुआ, राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट बनने लगे। देखिए एक नेशन पूरा है, यूरोप मान लिया, उसके अंदर स्टेट जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रीडम, स्पेन, ये सब बनने लगे। कॉन्सिक्वेंस ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, जब वास्को डी गामा आ सकता है, कुछ खोज हो सकती है, कोपरनिकस खोज सकता है, निकोलस ये सब कर रहे हैं, तो एशिया और अफ्रीका के कॉन्ट्रैक्ट, ईस्ट के कॉन्ट्रैक्ट इसी तरीके से बने थे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी क्लासेस को एंजॉय करते रहिए। कैसा लगा ये चैप्टर बताइएगा जरूर। तो थैंक यू सो मच, बाय गाइस।